हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल असम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम सॉल्व करेंगे जनरल मैथ्स के सवालों को जो आपका पिछले एग्जाम्स में पूछा गया था। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो इस चैनल पर नए आए हो आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ABCD is a cyclic trapezoid whose sides AD and BC are parallel to each other। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है that AD और BC जो है वो आपका पैरेलल है एक दूसरे के साथ। ठीक है, उसके बाद बोला गया है if angle ABC equal to 72 डिग्री। तो एंगल ABC जो है, एंगल ABC ये वाला है आपका 72 डिग्री। ठीक है, then what will be the value of angle BCD। तो हमें BCD का वैल्यू बताना है। ये हो गया आपका B, ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक है, तो हमें BCD का वैल्यू बताना है, दैट इज ये वाला एंगल जो है इसका वैल्यू हमें आपको बताना है। ठीक है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमें पता है कि AD और BC पैरेलल है। ठीक है, तो इस केस में देखिए ये जो 72 डिग्री है ये आपका ऑपोजिट एंगल है किसका, ADC का। तो ADC का ऑपोजिट एंगल हो गया आपका BDC, सॉरी ADC का ऑपोजिट एंगल हो गया आपका ABC। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ पहले, एंगल ADC जो है वो आपका ऑपोजिट है एंगल ABC का। ठीक है, तो अभी सिंस ये ऑपोजिट है देन इसका जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाएगा आपका, वो होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री जो है इन दोनों एंगल्स का वैल्यू हो जाता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए एंगल ADC प्लस एंगल ABC जो है इसका वैल्यू होता है आपका 180 डिग्री। तो अभी हमें क्या मालूम है, एंगल ABC का वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो एंगल ADC प्लस एंगल ABC इसका वैल्यू हमें मालूम है कितना है, 72 डिग्री। ये हो गया 72 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आपका ADC जो है इसका वैल्यू कितना होगा, 180 माइनस 72 होगा, 180 माइनस 72 हो जाएगा। तो ये कितना होगा आपका 108 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपको मालूम हो गया कि इसका वैल्यू जो है 108 डिग्री है। अभी हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मालूम है कि AD और BC जो है ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो सिंस ये जब पैरेलल है तो ये वाला जो लाइन है ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये सपोज दो पैरेलल लाइंस है और ये आपका हो गया ट्रांसवर्सल, क्योंकि देखिए ये दोनों पैरेलल है, AD और BC आपका पैरेलल लाइंस है और ये वाला जो है ये आपका ट्रांसवर्सल है। तो जब ट्रांसवर्सल जब आ जाता है, ठीक है, एक पैरेलल लाइन के बीच, तो इसका जो ये दोनों जो एंगल्स होते हैं इनका सम जो होता है, इनका सम हो जाता है आपका 180 डिग्री हो जाता है सम। ठीक है, तो अभी हमें देखिए यहाँ पे क्या पता है 108 डिग्री है और दूसरा हमें निकालना है, तो इसको हम लोग x पकड़ लेते हैं। तो आपका 108 प्लस x जो होगा वो आपका कितना होगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 108 क्या हो जाएगा, वो 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वो हो जाएगा करेक्ट। समझ में आया आपको कैसे समझाया ये वाला, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो पहले हम देखिए ये जो 72 डिग्री का ऑपोजिट एंगल निकाल लेंगे वो कितना हो जाएगा, 108 माइनस 72 दैट इज 108। और उसके बाद सिंस ये ट्रांसवर्सल है तो ये भी आपका 180 डिग्री होगा इनका सम। तो 180 माइनस 108 करेंगे तो इस एंगल का वैल्यू आ जाएगा, 180 माइनस 108 करेंगे तो इस एंगल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आया आपका 72 डिग्री है। ठीक है, अभी देखिए अगर क्वेश्चन पे बोला गया होता कि DC और AB पैरेलल है, ठीक है, DC और AB पैरेलल है तो आपका ट्रांसवर्सल हो जाता कौन सा, BC हो जाता ट्रांसवर्सल। और आपको पता है कि अगर ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसका एंगल हम कैसे निकालते, 180 माइनस 72 करते तो 108 आ जाता, 108 आ जाता है जो कि होता आपका एंगल C का वैल्यू। ठीक है, अगर हमें बोला गया होता कि DC पैरेलल AB है, लेकिन क्वेश्चन में था AD पैरेलल BC, इसलिए हमें इन दोनों को सम करना पड़ा और उसके बाद हमारा जो वैल्यू आया वो कितना आया, 72 आया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस का। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड द स्क्वायर ऑफ 4। देखिए आज के इस सेशन पे जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सब मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चंस होंगे जो आपका एग्जाम्स में जल्दी से जल्दी वो आप इनको फिनिश कर पाओगे। ठीक है,
तो हम इसको सॉल्व करेंगे अभी, देखते हैं कैसे किया जाए। देखिए प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब रूट ओवर 16 और प्रोडक्ट करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इन द स्क्वायर ऑफ 4, तो 4 के स्क्वायर के साथ, 4 के स्क्वायर के साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो रूट ओवर 16 का वैल्यू क्या होता है आपका 4 हो जाता है इंटू, और ये 4 स्क्वायर 16 होता है आपका, उसके बाद एक इसका वैल्यू कितना होता है 16 इंटू 4, ये हो जाता है आपका 64। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 4x इक्वल टू रूट ओवर 2 टू द पावर 3y। ठीक है, ये ऐसा होगा। तो 4x इक्वल टू रूट ओवर 2 टू द पावर 3y, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, x ऑप्शन में देखेंगे कि x और y का वैल्यू दिया हुआ है, तो x या फिर y का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें 4x से। देखिए तो 4x को हम लोग, अच्छा पहले क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको फिर से, रूट ओवर 2 टू द पावर 3y। ठीक है, तो अभी देखिए 4x है तो 4 किसका स्क्वायर होता है आपका 2 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x को हम लोग अगर 2 स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे ये 4x नहीं, 4 टू द पावर x, तो 4 को हम लोग अगर 2 स्क्वायर लिखे, ठीक है 2 स्क्वायर, तो हम लोग 4 को अगर 2 स्क्वायर लिखे और हमारा पावर में और क्या है x है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू एक्स। तो देखिए इसको हमने कैसे ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसको जो मैंने 2 स्क्वायर और ब्रैकेट में x लिखा वो कैसे लिखा मैंने, देखिए अगर सपोज x का पावर a है, ठीक है, तो अगर मैंने सपोज x को स्क्वायर किया ना, अगर मैंने x को स्क्वायर किया देन हमारा जो पावर है वो उसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाता है x टू द पावर ट्वाइस ए हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सेम वैसे ही किया मैंने 2 के 4 को 2 स्क्वायर लिखा और ब्रैकेट में x लिख दिया, तो ये हो गया 2 टू द पावर ट्वाइस एक्स। उसके बाद देखिए ये जो रूट ओवर होता है, रूट ओवर एक्स होता है सपोज, तो इसको अगर हम लोग पावर के फॉर्म में लेके जाए, पावर्स के फॉर्म में लेके जाएंगे देन इसका जो रूट ओवर होता है ना उसका वैल्यू होता है 1/2। तो रूट ओवर एक्स और एक्स टू द पावर 1/2 ये दोनों सेम है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमारा जो वैल्यू होता है वो एक्स टू द पावर 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे जो x है हमारा वो कितना है 2, और इसके पावर में ऑलरेडी 3/3y है, तो अगर 2 टू द पावर 3/y को मैं पावर में पावर फॉर्म के रूट ओवर जो 2 टू द पावर 3y है उसको मैं अगर पावर के फॉर्म में लेके जाऊं देन वो कैसा होगा, देखिए 2 टू द पावर 3y, तो 3y लिख दिया और इनटू 1/2 लिख दिया, बिकॉज रूट ओवर एक्स है, रूट ओवर को मैं अगर पावर के फॉर्म में लेके जाऊंगा देन वो क्या हो जाएगा आपका 1/2 होगा, तो ये ऐसा हो गया 2 इंटू 2 टू द पावर 3y इंटू 1/2। ठीक है, तो क्लियर हो गई ये चीज। अभी देखिए ये यहाँ पे मैं और एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, सपोज x टू द पावर a है और यहाँ पे x टू द पावर b है। ठीक है, देन ये दोनों x नेक्स्ट स्टेप में आपका हट जाएगा एंड ये इक्वल टू b बचेगा। ठीक है, आपका जो आंसर होगा वो a इक्वल टू b होगा अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब दोनों जगह x है सेम है, तो हम दोनों इस 2 को हटा देंगे। ठीक है, देन क्या बचेगा अपना 2x इक्वल टू 3y इंटू 1/2। तो इस 2 को हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 3y इंटू 1/2, ये 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, तो 2 इंटू 2 4 होगा, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका x इक्वल टू 3/4y। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा x इक्वल टू 3/4y। तो ऑप्शन में चेक करेंगे कि x या फिर y के साथ कोई वैल्यू ऐसा मैच हो रहा है, तो देखिए पहला ऑप्शन जो है x इक्वल टू 3/4y, x इक्वल टू 3/4y, तो ये आपका सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको कैसे किया। देखिए यहाँ पे बस ये जो पावर है, पावर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है, ये बस आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको समझना है। देखिए 4x है, इसको मैंने 2 स्क्वायर लिखा, तो 2 स्क्वायर और पावर में x है तो 2 टू द पावर ट्वाइस x हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 टू द पावर 3y है और ये पूरा होल थिंग जो है ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर है,
तो स्क्वायर रूट को पावर के फॉर्म में लेके जाएंगे, वो बन जाएगा आपका 1/2। 1/2 बन गया, तो ये हो गया 2⁻³ इंटू 1/2। उसके बाद हमारा जब देखेंगे कि दोनों x⁴ है और x⁴b के फॉर्म में है, देन दोनों x को हम लोग हटा देंगे। तो ये दोनों 2 को हमने हटा दिया, इस 2 और ये 2 को मैंने हटा दिया, तो क्या बचा अपना पावर जो है उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ये हो गया 2x और ये पावर हो गया 3y इंटू 1/2। तो अभी देखिए यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड है और यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर पे है, तो इसको हम लोग कट नहीं सकते, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 यहाँ पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 3y इंटू 2 हो गया आपका 1/4। तो ये बन गया क्या आपका x इक्वल टू 3/4 इंटू वाई, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये देखिए 3y इंटू 1/4 है ना, तो ये 3y/4 है। तो इसको y को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, 3/4 लिखा और यहाँ पे y लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया x का वैल्यू। तो ये जो ऑप्शन है जो x इक्वल टू 3/4y, देखिए ये वाला आपका हो गया सही आंसर, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अभी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 motorbikes is same. One is sold at a profit of 15% and the other for rupees 5400 more than first. If the net profit is 20%, then find the cost price of each motorcycle. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि 2 मोटर बाइक्स है जिसका कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस सेम है दोनों का, तो मैं चलिए उन दोनों का मैं जो कॉस्ट प्राइस है उनको मैं 1 रुपये मान लेता हूँ, ठीक है। पहला बाइक का जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गया 1 रुपये और दूसरा बाइक का जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गया 1 रुपये। तो इन दोनों बाइक्स का जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 रुपये। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस 1, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट प्राइस 2 और ये हो गया आपका टोटल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यही मालूम है ना, कॉस्ट प्राइस 1 है, कॉस्ट प्राइस 2 है और इन दोनों का टोटल जो है वो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 2 हो जा रहा है, ठीक है। तो सिंस दोनों का कॉस्ट प्राइस है, मैंने दोनों को 1 रुपये एज्यूम कर लिया, ठीक है। आप इसको बस एज्यूम करके करेंगे, आप इसमें आपको मतलब ये देखना नहीं है कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है कितना नहीं, वो आपको नहीं देखना है, ठीक है। आप बस 1 रुपीस आप इसको एज्यूम कर लीजिए। उसके बाद बोला गया है दैट वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। वन जो पहला जो मोटर बाइक है वो आपका सोल्ड किया गया प्रॉफिट ऑफ 15% में। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट लिख देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट आपका 15% का प्रॉफिट में ये आपका सोल्ड किया गया है, ठीक है, सेल किया गया है। उसके बाद जो दूसरा है एंड द अदर फॉर रुपीज 5400 मोर देन फर्स्ट, तो इसको हम लोग अभी नहीं पकड़ते हैं, इसको मैं यहाँ पे एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं मालूम है एग्जैक्ट प्राइस कितना है, बस 5400 रुपीज ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस 1 से, मतलब 15% प्लस 5400 रुपीज है, ठीक है। तो उसके बाद हमें जो मालूम है क्या, नेट प्रॉफिट जो है वो 20% है। तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो आपका हो जा रहा है 20%। तो जो नेट प्रॉफिट है वो है आपका 20%। नेट प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट, तो ये आपका टोटल प्रॉफिट के लाइन में आ गया, ये हो गया आप 20% हो गया। तो अभी देखिए हमें क्या बताना है, दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ द मोटरसाइकिल। तो हर एक जो मोटर बाइक से जो मोटरसाइकिल से इन दोनों का हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, इन दोनों का कॉस्ट प्राइस हमें बताना है, हमें ये चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे प्रॉफिट है। तो देखिए इसका एक क्या रिलेशन आपको मालूम है कि प्रॉफिट जो होता है आपका सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस होता है। तो आपका जब सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस होता है तो आपको कि यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस मालूम है 1 है, हमें एज्यूम कर लिया ना कॉस्ट प्राइस जो है वो 1 रुपी से 1 रुपीज़ है, और प्रॉफिट भी हमें मालूम है, देन हमें एसपी मालूम नहीं है, देन एसपी हमारा क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट इंटू सीपी हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट इंटू सीपी हो जाएगा एसपी। तो यहाँ पे मैं एसपी लिख देता हूँ। तो एसपी हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा प्रॉफिट इंटू सीपी। तो प्रॉफिट इंटू सीपी मतलब 15% इंटू 1, ये हो गया सेलिंग प्राइस हो गया 15%। उसके बाद जो CP2 के लिए है, यहाँ पे कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस x इंटू 1 दैट इज x%, ठीक है। उसके बाद है क्या 20 इंटू 2, प्रॉफिट है 20%, कॉस्ट प्राइस है दोनों का 2, तो सेलिंग प्राइस हो गया 20 इंटू 2 40% हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अभी देखिए हमें क्या मालूम है, हमारा जो टोटल है वो 40% है और सेलिंग प्राइस जो है एक का 15% है। तो अगर हमारा टोटल 40% है और एक बाइक का सेलिंग प्राइस है 15%, तो हमारा जो दूसरा बाइक का सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा
हो जाएगा 40 माइनस 15, तो वो हो जाएगा आपका कितना, सॉरी ये हो जाएगा आपका 25%। तो 25% हो जाएगा हमारा एक्स का वैल्यू। समझ में आया आपको कैसे किया? देखिए 40% है टोटल, और एक बाइक का सेलिंग प्राइस है 15%, तो दूसरा जो बाइक होगा उसका टोटल, उसका मतलब वैल्यू कितना होगा 40 माइनस 15, तो ये हो गया आपका 25%। तो हमें 25% जो है वो एक्स परसेंट का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है दैट द अदर बाइक इज सोल्ड फॉर रुपीज 5400 मोर देन फास्ट। जो दूसरा बाइक था वो 5400 रुपीज ज्यादा ज्यादा में पहले वाले के साथ ऐड करके उसको सेल किया गया था, ठीक है ना। तो 5400 रुपीज ज्यादा था पहले वाले से, तो पहला वाला अपना कितना था, पहला वाला था 15%, पहला वाला था 15%, और उसके साथ 5400 रुपीज उसके साथ ऐड किया गया था, क्योंकि वो 5400 रुपीज ज्यादा था आपका किसके साथ, मतलब किसके बराबर था ये वाला 15, ये वाला CP2 है आपका, सॉरी सेलिंग प्राइस 2 है आपका, SP2 है। तो SP2 का जो वैल्यू है वो 15% प्लस 5400 रुपीज ऐड करके उसको सेल किया गया था, ठीक है ना। और इसका वैल्यू हमें मालूम है कि ये वाला जो वैल्यू है ये आपका 25% है, तो 15% प्लस 5400 रुपीज इक्वल टू 25% है, ठीक है ना, इक्वल टू आपका हो गया 25%। तो 15% यहाँ पे 25% है, देन हम लोग 15% को इस साइड लेके आ जाएंगे, देन कितना बचेगा हमारा 25% माइनस 15% हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10% इक्वल टू 5400। अभी देखिए यहाँ पे हमें मालूम चल गया कि 10% का वैल्यू जो है वो 5400 रुपीज है। तो किसी भी सामान का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो आपका कितना होता है, वो होता है आपका 100%, ठीक है ना। किसी भी सामान का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो होता है आपका 100%, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी सामान का कॉस्ट प्राइस जो होता है वो होता है 100%। तो सिंस 10% 5400 है, तो 100% कितना हो जाएगा आपका, 100% हो जाएगा आपका 54,000, 54,000, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ। समझ में आया आपको कैसे किया ये वाला? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको, आप अगर इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इसको समझ जाओगे, ठीक है। ये उतना टफ नहीं है, इसमें बस कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ टू मोटर बाइक्स इज सेम, तो जो दो मोटर बाइक्स है उनका कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि दोनों मोटर बाइक्स का प्राइस 1 रुपये है, ठीक है, 1 रुपये है। तो जब कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है एक बाइक का, दूसरे बाइक का 1 रुपये, देन टोटल कितना हो जाएगा 2 रुपीज हो जाएगा। मैंने 2 एज्यूम कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें मालूम है कि वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% का प्रॉफिट में एक बाइक को सेल किया गया है। तो प्रॉफिट हो गया पहला जो बाइक का है 15% हो गया। उसके बाद एंड द अदर फॉर रुपीज 5400 मोर देन फर्स्ट, मतलब दूसरा बाइक है वो प्रॉफिट में सेल किया गया है कितना 15% प्लस 5400 रुपीज, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके ये वाला सेल किया गया है, दैट इज 15% प्लस 5400। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन में बोला गया है नेट प्रॉफिट इज 20%, यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो आपका 20% है। देन हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ द मोटरसाइकिल, मतलब इस मोटरसाइकिल का कितना प्राइस था, ठीक है, एक मोटरसाइकिल का कितना प्राइस था वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे CP1 हो गया, इन दोनों इसका CP1 हो गया, टोटल 2 हो गया, प्रॉफिट 15% हो गया, ये X% हो गया और ये 20% हो गया। तो अभी हमें मालूम है कि प्रॉफिट जो होता है वो आपका होता है सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस। तो हमें सेलिंग प्राइस नहीं मालूम, तो हम सेलिंग प्राइस को डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इंटू सेलिंग प्राइस कर देंगे, तो कॉस्ट प्राइस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो निकल के आ गया आपका क्या 15 इंटू 1, 15% हो गया सेलिंग प्राइस। दूसरा जो CP2 है उसका सेलिंग प्राइस हो गया कितना X इंटू 1, X%, और यहाँ पर टोटल जो है 20% है, और यहाँ पे दोनों आइटम्स कितने, दो आइटम्स है, तो इनका सेलिंग प्राइस हो गया 20 इंटू 2 40%, ठीक है। तो अभी एक बाइक का कॉस्ट सेलिंग प्राइस है 15% और टोटल है 40, तो 40 से हम 15 माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो हो जाएगा हमारे दूसरे बाइक का कॉस्ट प्राइस, तो वो हो गया आपका 25%, ठीक है। तो अभी जो 25% है वो हमें मालूम है कि क्या है 15% प्लस 5400, तो
15% प्लस 5400 रुपीज़ है वो आपका 25% है। तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 25 है। देन हम इसको इस साइड जब लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 15 हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 10, और यहाँ पे 5400 बचेगा। तो 10% अगर 5400 है देन 100% कितना हो जाएगा, 54000 हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस जो होता है किसी भी सामान का 100% होता है, तो आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आया आपको कैसे किया? तो आप इसको और 2-3 बार आप अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। A number is greater than 3 but less than 8. Moreover, it is greater than 6 but less than 10. Then what is the number? तो देखिए क्वेश्चन पे बोला गया है कि एक नंबर है जो आपका 3 से बड़ा है। ठीक है, 3 से बड़ा है, मैं इसको x पकड़ लेता हूँ। ये नंबर जो है आपका 3 से बड़ा है बट लेस देन 8, लेकिन 8 से छोटा है। उसके बाद हमें मालूम है कि इट इज ग्रेटर देन 6, जो सेम नंबर है वो आपका 6 से भी बड़ा है। 6 से भी ये नंबर आपका बड़ा है। ठीक है, बट लेस देन 10, बट लेस देन 10। तो हमें बताना है कि ये x का वैल्यू क्या है, वो नंबर कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये नंबर जो है 6 से बड़ा है, देन मैं यहाँ पे 6 भी लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, 6 से बड़ा है ना, क्योंकि सेम नंबर है, x और x ये दोनों सेम नंबर है। ठीक है, तो सेम नंबर जो है 6 से भी बड़ा है, तो ये 3 से भी बड़ा हो गया, ये 6 से भी बड़ा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि ये नंबर जो है 10 से छोटा है, मतलब 10 से छोटा है, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज 8 तो 10 से छोटा है। तो जब ये 10 से छोटा है उसके बाद ये 8 से भी छोटा है, और उसके बाद ये बड़ा है आपका 6 से, और 3 से भी बड़ा है। तो ये इन 6 और 8 जो हमारा जो नंबर्स हुआ वो 6 और 8 हुआ ना, तो इनके बीच में कौन सा नंबर है जो आ सकता है, वो आ सकता है आपका 7। तो आपका x का वैल्यू हो गया 7, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो गया 7। देखिए बस 3 से बड़ा है एक नंबर, 3 से बड़ा है एक नंबर एंड और ये 8 से छोटा है। उसके बाद सेम नंबर जो है आपका 6 से भी बड़ा है, 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो 8 और 10 से ये दोनों नंबर छोटा है एंड 6 से बड़ा है, तो बीच में जो नंबर आएगा वो कौन सा आता है, वो आपका 7 ही तो आएगा ना। तो आपका 7 जो है ये सही आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। There are 5 horses in a race. A person selects 2 horses at random and places a bet on them. His chances of winning are। तो देखिए एक रेस में 5 हॉर्स है, एक रेस में 5 हॉर्स है, तो टोटल जो है वो अपना है कितना, टोटल इक्वल टू 5 हॉर्सेस। ठीक है, उसके बाद बोला गया है एक पर्सन सिलेक्ट्स 2 हॉर्सेस एट रैंडम। एक पर्सन ने सिलेक्ट कितना किया, एक पर्सन ने सिलेक्ट किया 2 हॉर्सेस, 2 हॉर्सेस रैंडमली उसने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो और उस पे उसने बेट लगा दिया, देन उसमें उसका जीतने का चांसेस कितना परसेंट है, कितना परसेंट नहीं कितना है। तो देखिए अगर उसने, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 2 3 4 और 5, अगर उसने ये 5 हॉर्स सिलेक्ट किया है। ठीक है, और उसने इन दो, सपोज इन दोनों हॉर्सेस को उसने सिलेक्ट कर लिया, इन 5 हॉर्सेस के रेस में इन दोनों हॉर्सेस को उसने सिलेक्ट कर लिया जीतने के लिए। तो इन दोनों हॉर्सेस का जीतने का वो मतलब चांस कितना होगा, देखिए पूरा 5 है और उसने 2 सिलेक्ट किया है, देन उसका जीतने का चांस कितना हो जाएगा, बस इन 2 हॉर्सेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि दूसरे हॉर्स जीतेंगे तो उसको तो जीतने का चांसेस नहीं होगा ना। अगर ये जीतता है देन इसका तो कुछ कुछ नहीं मिलेगा, इसमें उसने बैट लगाया है, तो इसमें अगर ये तीनों हॉर्सेस अगर जीतते हैं देन उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ अगर कुछ अमाउंट मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, तो वो डिपेंड करेगा इस हॉर्स और इस हॉर्स के जीतने पे। तो उसका चांस कितना होगा, 2/5 हो जाएगा आपका, उसके जीतने का चांस हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसा ही आंसर करना होगा, आपका जो आंसर होगा वो आपका फ्रैक्शन में ही होगा। ठीक है, जिसमें आपका जो y होता है ना, ये होता है आपका टोटल। जैसे यहाँ पे टोटल 5 वर्सेस दिया हुआ है ना, तो आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो डायरेक्ट 5 हो जाएगा, और उसने जो सिलेक्ट किया है ये हो गया उसका सिलेक्शन, तो उसका सिलेक्शन जो है वो डायरेक्ट आपका न्यूमरेटर पे होगा, तो वो हो जाएगा आपका 2/5। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 2/5। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन होगा देन आप डायरेक्टली ऐसा करोगे। एट सपोज देखिए यहाँ, अच्छा ठीक है यहाँ पे 2/5 है ना, लेकिन इसमें तो हम लोग कुछ काट नहीं सकते, तो ये ऐसा ही होगा कि आपका 2/5 हो जाएगा आंसर। लेकिन एग्जाम में अगर सपोज आता है
कि सपोज 3 है, 3 हॉर्सेस उसने सिलेक्ट किया है और आपका टोटल हॉर्सेस है 9, ठीक है। तो इसको आपको काटना होगा, 1/3 करना होगा इसको, और आपका आंसर हो जाएगा 1/3। ये वाला होगा करेक्ट आंसर। हालांकि आपका 3/9 भी एक करेक्ट आंसर है, लेकिन आपको हमेशा शॉर्टेस्ट जो होगा वो आपको कैलकुलेट करके वो आपको टिक करना होगा एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा ही करना है इसमें, बस आपका जो y है टोटल होगा एंड x जो है आपका सिलेक्शन होगा, तो ये 2/5 हो जाएगा करेक्ट आंसर। और दूसरा में अगर देखोगे कि आप मतलब कुछ कट करने का ऑप्शन है, जैसे अगर 3/9 है तो आप इसको कट भी करोगे 1/3, तो आपका फाइनल आंसर होगा 1/3। अगर आपका टोटल सपोज मान लो कि आपका 9 हॉर्सेस था और 3 उसने सिलेक्ट किया, तो आपका जो आंसर आएगा इस चांसेस ऑफ विनिंग वो हो जाएगा आपका 1/3। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर है वो होगा 2/5, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Question 7. If p plus q minus 7 equal to 0 and 3 plus q minus 13 equal to 0, then what is 4p square plus q square plus 4pq? देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है p प्लस क्यू माइनस 7 इक्वल टू 0, तो -7 को मैं इस साइड लिख देता हूँ, ये p प्लस क्यू इक्वल टू 7 हो गया। उसके बाद है 3p प्लस क्यू माइनस 13, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3p प्लस क्यू, और -13 को मैं राइट साइड लेके चला जाता हूँ, वो हो गया आपका 13, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए मैं इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 3p माइनस p, तो ये हो गया आपका -2p, ठीक है। उसके बाद है ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो ये कैंसिल होके आपका हो जाएगा 0। उसके बाद -13 प्लस 7, तो ये हो गया आपका -6। तो यहाँ से हमें मालूम चल रहा है कि -2p का जो वैल्यू है वो है -6। तो p का वैल्यू हो गया कितना, -6/-2, ये हो गया आपका 3, ठीक है। p का वैल्यू हो गया 3। तो अभी हमें क्या मालूम करना है, q का वैल्यू, ठीक है। तो पहला इक्वेशन पे, ये जो इक्वेशन है इस पे मैं पुट कर देता हूँ। तो p प्लस क्यू माइनस 7 इक्वल टू 0 है, तो p का जो वैल्यू है वो है 3 प्लस क्यू, और 7 को साइड लेके चला गया मैं, 7 इधर हो गया। तो q का वैल्यू कितना आया, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 का वैल्यू हो गया 4। तो p का वैल्यू हो गया 3, q का वैल्यू हो गया 4, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 4q, वो हमें निकालना है ना। तो 4p स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 4p स्क्वायर, p कितना है आपका 3, तो p 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, q जो है वो कितना है, q का वैल्यू है 4, तो डायरेक्टली 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू pq, तो p का वैल्यू है 3, q का वैल्यू है 4, तो p इंटू q है, q का वैल्यू लिखना है यहाँ पे 3 इंटू 4, ठीक है। और बस इसे कैलकुलेट करना है। तो ये कितना है, 3 स्क्वायर है 9, और 9 4 जा 36, उसके बाद है 4 स्क्वायर 16, उसके बाद है कितना 4 इंटू 4 3 जा 12, ठीक है। तो कितना है आपका 36 प्लस 16 प्लस 12 4 जा 48, इसका वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। तो कितना है ये 36 और 40 हो गया, 30 और 40 हो गया 70, और 10 हो गया 80, और यहाँ पे है 6 6 12 और 8 80, 12 और 8 हो गया 20। तो मैंने कितना निकला था इधर, 30 और 10 40, 30 10 40 और 40 80, तो ये हो गया आंसर आपका 100, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। समझ गए आपको क्या करना था यहाँ पे, बस सिंपल इक्वेशन था, इसको कैलकुलेट करना था, p और q का वैल्यू निकाला आपने, उसके बाद इस इक्वेशन पे पुट कर दिया और कैलकुलेट करके इसको निकाल दिया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एवरेज ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो रूट्स निकलेगा उसका एवरेज हमें बताना है। तो एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग -9 को राइट साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका +9 हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका √9, तो
कितना आएगा आपका रूट सिंस रूट है तो दो वैल्यू आएगा, एक आएगा आपका +3 और दूसरा वैल्यू आएगा आपका -3। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपका निकल के आएगा। तो इन दोनों का क्या बताना है, ये दोनों हो गया रूट्स। ठीक है, इन दोनों का एवरेज हमें बताना है। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा आपका, एवरेज इक्वल टू +3 प्लस -3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 प्लस -3 हो गया 3 -3/2। तो 3 -3 तो आपका 0 है, तो ये 0/2 होगा। तो आंसर क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोपोर्शन among three numbers is 3:4:5 and their LCM is 1800, the second number is। तो देखिए तीन नंबर्स का रेशियो दिया गया है, वो है आपका 3:4:5। ठीक है, और उनका एलसीएम जो है वो आपका 1800 दिया गया है। तो हमें जो सेकंड नंबर है दैट इज 4, तो 4 का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, इस सेकंड नंबर जो है वो कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखिए इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीनों रेशियोज है इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो कितना होता है इन दोनों को ऐड करने के बाद 4 5 6 7 नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 5 60 होगा। ठीक है, तो ये तीनों रेशियो का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका 60 हो गया। अभी हमें बताना है सेकंड वाले नंबर का वैल्यू। सेकंड वाले नंबर का जो रेशियो है वो कितना है, सेकंड वाले नंबर का रेशियो है 4। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 को लिखेंगे और नीचे डिनोमिनेटर पे जो हमने मल्टीप्लाई करके टोटल निकाला वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 4/60। उसके बाद जो हमें वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू है कितना 1800, इसको हम लोग 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कितना होगा, ये 0 0 कट होगा और ये 6 से ये 180 कट होगा, 6 3 18 इधर 0। तो ये कितना होगा यहाँ पे 4 इंटू 30 दैट इज 120। ठीक है, तो आपको जो सेकंड नंबर है उसका वैल्यू आ गया 120। ठीक है, ऐसे निकालना था। सिंपली मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कैसे किया। 3:4:5 है हमारा यूनिट्स का रेशियो। तो अभी यहाँ पे 3:4:5 दिया गया है और उसका एलसीएम दिया गया है 1800। ठीक है, और यहाँ पे हमें बताना है कि सेकंड नंबर का वैल्यू कितना है। तो सेकंड नंबर का रेशियो कितना है 4 है। तो 4 को हम लोग न्यूमरेटर पे लिखेंगे। ठीक है, 4 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर पे इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आएगा उसको लिखेंगे। 3 इंटू 4 किया 12 आया, 12 इंटू 5 किया 60 आया। तो डिनोमिनेटर पे हमने 60 को लिखा। ठीक है, उसके बाद इस फ्रैक्शन को हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा जो आखिरी वैल्यू दिया होगा दैट इज एलसीएम। एलसीएम को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 0 कट हो जाएगा यहाँ पे और 180 6 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा 30। तो 4 इंटू 30 करेंगे 120 आएगा आंसर। तो 120 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, ए परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर ₹200 एंड ₹300 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है दैट ए ने खरीदा दो आर्टिकल ₹200 पे और ₹300 पे और उसने दोनों को बेचा 5% और 10% प्रॉफिट के साथ। व्हाट वाज हिज ओवरऑल गेन परसेंट। तो देखिए 200 का जो आर्टिकल था उसको उसने 5% प्रॉफिट के साथ बेचा। ठीक है, तो मतलब उसने कितना ₹200 था, उसका कॉस्ट प्राइस था कितना ₹200। ठीक है, उसमें उसने 5% प्रॉफिट के साथ बेच दिया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5% प्रॉफिट के साथ उसने बेच दिया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया 5% प्रॉफिट में कितना मिला है, 5% प्रॉफिट 200 का वो हो गया आपका ₹10। तो 200 प्लस 10 हो गया 210। ठीक है, और दूसरा जो सीपी था वो था ₹300 का। ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, उसने बेचा 10% पे तो 10% इसका हो गया कितना 30। तो 300 का 10% हो गया 30। तो 300 प्लस 30 हो गया 330। तो उसमें इसमें प्रॉफिट कितना कम आया, इसका प्रॉफिट जो है वो आया है यहाँ पे 10 और यहाँ पे आया है इसका 30। तो अभी हमें बताना है कि व्हाट वाज हिज ओवरऑल गेन परसेंटेज। तो उसका गेन कितना हो रहा है 10 और 30। तो 10 प्लस 30 हो गया कितना 40। ठीक है, और ओवरऑल गेन तो प्रॉफिट बाई सीपी, तो सीपी कितना है 200 प्लस 300, ये हो गया आपका 500। उसका परसेंटेज बताना है देन इनटू 100 करेंगे। ये 0 से ये 0 कटा और 5/100
8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 8% का प्रॉफिट उसने ओवरऑल कमाया, ठीक है। तो उसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8%, ठीक है। समझ आया आपको कैसे किया? देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ। 5% प्रॉफिट उसने कमाया है 200 रुपीज़ में। तो 5% प्रॉफिट मतलब कितना कमाया उसने, प्रॉफिट कितना हुआ उसका 5%। देखिए 100 रुपीज़ में 5% कितना होता है 5 रुपये, और 200 रुपीज़ में कितना हो जाएगा वो 10 रुपये हो जाएगा, ठीक है। उस पर 10% उसने 300 कमाया, तो 100 रुपीज़ में 10% मतलब कितना 10 रुपीज़, तो 300 का हो जाएगा वो 30 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया 40, और हमें क्वेश्चन बताना है कि ओवरऑल गेन परसेंटेज उसका कितना है। तो ओवरऑल गेन, आपका ओवरऑल गेन है ये 40 रुपीज़, और उसका टोटल है आपका जो सीपी है वो आपका हो गया 200 प्लस 300, वो हो गया आपका 500, और इसके साथ परसेंटेज बताना है, देन आप सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको काट दिया, इधर बन गया 8, ठीक है। तो आपका 8 जो है वो हो गया इसका सही आंसर। तो चलिए ये था इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। तो मिलेंगे अपने अगले सेशन पे, तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, आप हमारे वीडियोस को, पुराने वीडियोस को भी देखिए, उनको आप रिवाइज कीजिए, एंड आप अच्छे से बाकी सेक्शंस को भी प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन पे।